नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरटी मंत्रा में। मैं हूं पेमन और आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उससे पहले हम बात करते हैं इस जो टॉपिक से है, हर साल सीटेट में क्वेश्चन बनता है, साथ ही साथ जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे का जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। जिसे स्विस के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनका स्वर्गवास हो गया 1980 में। लगभग 84 वर्षों का जीवन काल था और इन्हें जाना जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और इन्होंने एक थ्योरी दिया है जिसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। आज हम बात करने वाले हैं इसी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। संज्ञानात्मक शब्द है, संज्ञान शब्द से बना है, जिनका मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की क्षमता या किसी चीज को जानना। मतलब पियाजे जी ने बताया कि जो बच्चे होते हैं उनमें संज्ञान अर्थात सोचने समझने की क्षमता कैसे विकसित होती है। इन्होंने इस सिद्धांत को विकसित करने के लिए अपने ही बच्चे, पियाजे जी के खुद के बच्चे थे, 3 बच्चे थे और एक भतीजे के ऊपर गहन अध्ययन किया। उन्होंने अपने बच्चों के जन्म से लेकर वयस्क होते तक पूरी घटनाओं का, पूरी गतिविधियों का अवलोकन किया और उन्होंने बताया कि बच्चों की सोचने की क्षमता वयस्कों की सोचने की क्षमता से अलग होती है और इसी क्षमता के आधार पर उन्होंने इसे 4 अवस्थाओं में बांटा, जिसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हो यह है जीन पियाजे जी। इसका जीवन काल था 1996 से 1980 तक। ये स्विट्जरलैंड के थे। इनका जो मूल पेशा था बायोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक के तौर पे। इन्हें जो पहचान मिली थी विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिन्हें कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरण अवस्था से पढ़ने के पहले पियाजे जी के विचार देखते हैं कि बच्चे को लेकर पियाजे जी का क्या विचार थे। उन्होंने कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। मतलब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, न मैं करता हूं न आप करते हैं, बच्चा स्वयं करते हैं अपने ज्ञान का निर्माण। उनका मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इसका मतलब है कि बच्चे वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं और क्रिया करके सीखते हैं। उसमें लर्निंग बाय डूइंग की कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। देखिए, पहले विचार की बात करें तो नन्हे वैज्ञानिक, उनका मानना था कि बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया करके और खुद प्रयोग करके सीखते हैं, दूसरे की बातों से सुनकर नहीं, खुद के अनुभव करके ज्ञान बनाते हैं। बच्चा अपना अनुभव स्वयं प्राप्त करते हैं, अपना ज्ञान स्वयं बनाते हैं। जैसे कि यहाँ बच्चा
पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, गमले के साथ इंटरेक्शन कर रहा है और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है। फिर दूसरे विचार की बात करें, गुणात्मक अंतर। गुणात्मक अंतर का मतलब होता है जो बच्चे में सोचने समझने की क्षमता होती है और वयस्कों की सोचने समझने की क्षमता होती है, उसमें गुणों में अंतर होता है, उसके क्वालिटी में अंतर होता है, न कि मात्रा में। जैसे देखते हैं, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रा में कम नहीं बल्कि प्रकार में अलग होती है। उनका सोचने का तरीका अलग होता है, केवल क्वालिटी के आधार पर अलग होता है, न कि मात्रा पे, जिसे पियाजे जी ने कहा है गुणात्मक अंतर। फिर बात करते हैं तीसरे विचार की। तीसरा विचार है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। पियाजे का मानना है बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें सोचने समझने की क्षमता विकसित होती जाती है और उनका शारीरिक परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी बढ़ते जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और शरीर परिपक्व होता जाता है और वैसे वैसे सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। पहले बच्चा खेलने में ध्यान देता था, जैसे ही वह बड़ा हुआ तो पढ़ाई में ध्यान देने लगा। इससे कह सकते हैं कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हुआ, यानी मैच्योरिटी का विकास हुआ। इसी को हम यहां सार में बात किए हैं, आप देख सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं कोर कॉन्सेप्ट की। पियाजे ने कोर कॉन्सेप्ट दिया है जिसे जाना जाता है कॉग्निटिव फंक्शनिंग। जिसे हिंदी में कहा जाता है संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली। इनका सीधा मतलब होता है बच्चा जब कोई नई चीज देखता है या कोई व्यक्ति नई चीज ग्रहण करता है और उनके बारे में सोचता है तो उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। और यह कार्यविधि किस प्रकार होता है इसे पियाजे जी ने बताया है, अपने कॉन्सेप्ट में बताया है। इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। पहला है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है मानसिक संरचना। बच्चा कोई चीज पहली बार देखता है तो उनके मन में एक संरचना बन जाता है। जैसा बच्चा पहली बार मोबाइल देखता है तो उनके मन में एक संरचना बन जाता है कि मोबाइल का यूज जो है बात करने के लिए होता है। जैसे उदाहरण में हम समझ सकते हैं, बच्चा पहली बार चिड़िया देखता है तो उनके मन में विचार आता है चिड़िया का पंख है और उनका काम है उड़ना, और कहां उड़ता है, आकाश में। तो उनके मन में एक संरचना बन जाता है जिसे बच्चा चिड़िया मानता है। ठीक है, इस प्रकार उनके मन में एक संरचना बन जाता है जिसे पियाजे ने कहा है स्कीमा, यानी दिमाग का पुराना ढांचा। फिर नेक्स्ट विचार की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आत्मसात्करण एसिमिलेशन। इसका मतलब है नई चीज को पुराने स्कीमा में फिट करना। मतलब बच्चा जब कोई नया चीज देखता है तो अपने पुराने ज्ञान के अनुसार देखता है, यहां अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करता, मतलब नए स्कीमा नहीं बनाता। जैसा बच्चा, जैसे उदाहरण में समझ सकते हैं कि बच्चा एक नया चिड़िया देखता है तो वो भी इनको चिड़िया मान लेता है, उनको नहीं पता ये कबूतर है। जैसे कि बच्चा एक नया चीज देखता है तो बोलता है मम्मी देखो एक और चिड़िया। मतलब बच्चा जैसे देखता है वैसा उसे मान लेता है, उसे कहते हैं आत्मसातीकरण। इसमें अपने स्कीमा में कोई बदलाव नहीं करता, जैसा है वैसा मान लेता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगले कॉन्सेप्ट है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना। मतलब यहां बच्चे पुराने स्कीमा में बदलाव या नया स्कीमा बनाना। अब बच्चा फिर कोई नया चीज देखता है तो उनके बारे में एक नया कॉन्सेप्ट बना लेता है, नया ज्ञान अर्जित कर लेता है। जैसे बच्चा पहली बार जहाज देखता है तो कहता है मम्मी देखो कितनी बड़ी चिड़िया। तो उनकी मम्मी बताती है बेटा ये चिड़िया नहीं है, ये एक जहाज है जो लोहे की बनी है और इनका काम है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, और ये भी आकाश में उड़ता है। अब बच्चा उनके बारे में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि ये हवाई जहाज है।
मतलब बच्चा यहाँ एक नए स्कीमा जोड़ लेता है, पुराने स्कीमा में बदलाव कर लेता है, जिसे पियाजे ने कहा है समायोजन। फिर बात करते हैं चौथे विचार की, यानी चौथे कॉन्सेप्ट की। यहाँ चौथा कॉन्सेप्ट है संतुलन, मतलब इक्विलिब्रेशन। यहाँ बच्चा अपने पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को बैलेंस करता है। उससे पहले बच्चा क्या होता है, असंतुलन की अवस्था में होता है। मतलब जब बच्चा हवाई जहाज को चिड़िया समझ बैठा और उनकी धारणा गलत निकली, पहले बच्चा भ्रम की स्थिति में रहता है। मतलब हवाई जहाज को पहले चिड़िया मान लेता है, फिर बाद में उनकी मम्मी बताती है कि बेटा यह चिड़िया नहीं है, यह जहाज है, तो अपने स्कीमा में क्या कर लेता है, बदलाव कर लेता है। फिर आता है संतुलन की अवस्था। बच्चा अब सोचता है कि ये मशीन है, इसमें जीव नहीं है, तो बच्चा समझ जाता है कि ये हवाई जहाज है और कॉन्सेप्ट बना लेता है कि इसका काम है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। मतलब बच्चा यहां भ्रम से सही समझ तक पहुंचता है, जिसे संतुलन कहा गया है। फिर बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगले कॉन्सेप्ट है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। अब बच्चा इस अनुकूलन की स्थिति में पूरे घटनाओं का अध्ययन करता है और अपने आप को अनुकूलित करता है, एडजस्ट करता है। जैसे बच्चा वातावरण में तालमेल बिठाने की इस पूरी प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। बच्चा जैसे जैसे नई चीजों को देखता है, कभी आत्मसात करता है तो कभी समायोजन करता है, और इस तरह वह धीरे धीरे दुनिया को समझने के लिए खुद को अनुकूलित करता है, एडजस्ट करता है। अब बच्चा यहाँ पर अपने स्कीमा में जोड़ तोड़ करके पूरे एडजस्ट कर लेता है, मतलब अपने मानसिक विचार को स्वयं बना लेता है। पहले बच्चा नहीं जानता था कि गौरैया है, बस वह चिड़िया समझता है, इसे भी चिड़िया समझता है, जैसा पहले देखा था उसी तरह। फिर बाद में बताते हैं उनकी मम्मी कि यह जहाज है, तो स्कीमा बनता है। फिर आगे संतुलन की अवस्था आता है। उससे पहले वह असंतुलित रहता है, मतलब भ्रम की स्थिति में रहता है, फिर संतुलन की स्थिति में रहता है, फिर बाद में बेटा अनुकूलन की स्थिति आता है। पूरे घटनाओं को अध्ययन करने के बाद बच्चा अनुकूलन करता है, मतलब अपने आप को एडजस्ट करता है, मतलब खुद के अनुसार सोचता है। इसी को कहा गया है अनुकूलन, यानी माहौल में ढलना। बच्चा अब पूरी तरह माहौल में ढल गया है। अब बात करते हैं आगे। तो मैंने यहां एक क्विक समरी बना चुका है, जिसे आपको पढ़ना है। जैसे स्कीमा का मतलब होता है एक मेंटल संरचना। जिसे कहा जाता है पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन माइंड, मतलब दिमाग में मौजूद ज्ञान के छोटे पैकेट या बॉक्स। दूसरे बात करते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना, अपने आप को ढालना, मतलब वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। फिर बात करते हैं असिमुलेशन। असिमुलेशन मतलब होता है आत्मसात करना, मतलब पुराने ज्ञान में नया ज्ञान बिना बदलाव के जोड़ना। मतलब बच्चा जैसे देखा रहता है उसे वैसा मान लेता है। फिर बात करते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। यहाँ बच्चा मॉडिफाई करता है अपने ज्ञान का, चेंज करता है अपनी स्कीमा को, और क्या करता है, एक नया ज्ञान बना लेता है। फिर बात करते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है साम्य अवस्था। बच्चा यहाँ अपने आप को संतुलित कर लेता है, दिमाग की उलझन दूर करता है और संतुलन बनाता है। फिर बात करते हैं आगे। मैंने यहाँ एक प्रश्न बना रखा है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। इसी तरह मैं 4-5 स्लाइड बनाया है, जिसे आपको समझना है और उत्तर देना है। पहले प्रश्न की बात करें तो एक 5 वर्ष की बच्ची ने एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा और कहा, देखो एक पतंग। उनके इस व्यवहार से पियाजे के किस सिद्धांत की झलक मिलती है। मतलब बच्चा जैसे कोई चिड़िया देखता है तो उनको क्या समझ लेता है, पतंग समझ लेता है। मतलब अपने स्कीमा में बदलाव नहीं करता, जैसे देखा रहता है उसे वैसा ही मान लेता है। मतलब जैसे को तैसा वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आत्मसातीकरण है। फिर बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है नवीन जानकारियों को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव या संशोधन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब बच्चा यहाँ अपने स्कीमा को क्या करता है, संशोधित करता है। संशोधन की अवस्था किसमें होता है,
समायोजन में होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में देखते हैं पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण और संयोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ बच्चा अपने आप को संतुलित कर लेता है, मतलब साम्यावस्था में पहुंच जाता है, इसे कहा जाता है साम्यावस्था। इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रेशन। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपने आसपास के वातावरण या परिवेश के साथ तालमेल बिठाते हैं क्या कहलाता है। अब बच्चा खुद को यहाँ एडजस्ट कर लेता है, तालमेल बिठा लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है, जिसे कहा जाता है अनुकूलन। एडजस्ट कर लेता है, उसे कहा जाता है अनुकूलन। फिर आगे बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, अर्थात बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का उपयोग किया है। जीन का नहीं, विकास का क्षेत्र नहीं पढ़े हैं, हाँ स्कीमा पढ़े हैं भाई, तो क्या होगा, स्कीमा होगा, न ये होगा, नहीं होगा, न ये होगा। स्कीमा का मतलब होता है एक चिंतन का निर्माण, एक थिंकिंग का निर्माण, स्ट्रक्चर संरचना का निर्माण। फिर बात करते हैं आगे बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। पियाजे ने, जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है, उनके लिए उन्होंने 4 चरण दिए। उन्हीं चरण के बारे में एक एक करके देखेंगे। पहला चरण है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे कहा जाता है संवेदी गामक अवस्था। इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इनका जो आयु होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। मतलब ये जो संवेदी क्रियाएं हैं बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक करते हैं। फिर बात करते हैं दूसरी अवस्था की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे की आयु होती है 2 से 7 वर्ष की। फिर बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहा जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ बच्चा मूर्त क्रियाएं करता है, मतलब ठोस वस्तुओं को देखकर अपने कॉन्सेप्ट निर्माण करता है। फिर बात करते हैं चौथा अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका एज होता है 11 वर्ष से अधिक की वयस्कों में, वयस्क होने तक। अब इन्हीं चारों अवस्थाओं को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहले है संवेदी गामक अवस्था, जिसका एज होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। मतलब यहाँ बच्चा 2 वर्ष तक का होता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो देखते हैं पहले विशेषता में। पहला विशेषता है ज्ञानेंद्रियों और क्रियाओं का उपयोग। बच्चा यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है। जैसे कि हमारा 5 इंद्रियां होता है, आंख, कान, नाक, मुंह और टंग। बच्चा इन इंद्रियों के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अपने समझ का विकास करता है। और क्या करता है, यहाँ मोटर एक्शन करता है, मतलब वस्तुओं के साथ क्रिया करता है। जैसे बच्चा यहाँ कोई खिलौना को पकड़ता है, लात मारता है, किसी वस्तु को छूता है और किसी पदार्थ के बारे में वह चखता है। मतलब बच्चा यहाँ दूध के स्वाद के बारे में जान अपनी समझ बना लेता है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे कहा जाता है वस्तु स्थायित्व। मतलब यहाँ बच्चा समझता है कोई चीज स्थायी रूप से है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है 8-9 महीने से पहले। बच्चा जब कोई नया वस्तु देखता है और यदि उसे हटा दिया जाए तो बच्चा सोचता है वह वस्तु अस्तित्व है नहीं करता, मतलब आउट ऑफ साइट, मतलब आउट ऑफ माइंड। यदि कोई वस्तु गायब है तो उसका अस्तित्व नहीं है, बच्चा उसे ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन बच्चा जब 8-9 महीने का हो जाता है या 8-9 महीने का से आगे बढ़ता है तो बच्चा छिपा खिलौना ढूंढने लगता है। मतलब बच्चा यहाँ सोचता है कि जो वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है वो एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व रखता है, उनका अस्तित्व बना हुआ है, जिसे पियाजे ने माना है वस्तु स्थायित्व। मतलब बच्चा यहाँ सोचता है कि वह वस्तु स्थायी रूप से है, भले उन्हें दिखे या न दिखे। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली विशेषता की। अगली विशेषता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का मतलब होता है बच्चा
अपने लक्ष्य के प्रति क्या करता है, डायरेक्शन लेता है। मतलब बच्चा कोई नया वस्तु देखता है तो उन्हें पाने का कोशिश करता है और बच्चा पाने के लिए प्लानिंग करता है। और जैसे ही बच्चा अपने टारगेट, मतलब इसी को गोल माना गया है, टारगेट माना गया है, इसी गोल को जब बच्चा पा लेता है तो वहां खुश हो जाता है। मतलब अचीवमेंट कर लेता है, उपलब्धि कर लेता है, खिलौना पा लेता है तो बच्चा यहाँ खुश हो जाता है और वह क्रिया बार बार करना शुरू कर देता है। इस प्रकार बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। फिर बात करते हैं अगले विशेषता की। अगले विशेषता है अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। बच्चा यहाँ दूसरों को देखकर कॉपी करना शुरू कर देता है। जैसा बच्चा अपने मम्मी को देखता है तो उसके मम्मी के जैसा व्यवहार करने लगता है। जैसे मम्मी ताली बजाता है, जैसे मम्मी ताली बजाती है तो बच्चा भी ताली बजाना शुरू कर देता है। जैसे मम्मी हाथ हिलाती है बच्चा उसी तरह हाथ हिलाना शुरू कर देता है। फिर क्या करता है, आवाजों की नकल करना शुरू कर देता है। बच्चा आवाजों का नकल करना शुरू कर देता है। मतलब जैसा जैसा हाव भाव जेस्चर एक मनुष्य करता है बच्चा उसी तरह करना शुरू कर देता है, उन्हें कॉपी करना शुरू कर देता है, जिसे पियाजे ने अनुकरण कहा गया है। और ये महत्वपूर्ण, ये चारों जो हम पढ़े हैं महत्वपूर्ण हैं। ये सभी पाए जाते हैं संवेदी गामक अवस्था में, जिसे रखा गया है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। फिर बात करते हैं अगला। हम यहाँ जितना पढ़े ये 4 विशेषताएं, इन विशेषताओं का अगले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, भूले मत। पहला बात करते हैं कथन और दूसरा है कारण। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल सीटेट में पूछ रहा है, टीचिंग एग्जाम में पूछ रहा है। ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है। कथन में क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था के अंतिम चरणों में शिशु छुपे हुए खिलौने को सक्रिय रूप से खोजना शुरू कर देता है। मतलब यहां बच्चा मानता है कि वस्तु है। फिर बात करते हैं कारण की। उन्होंने वस्तु स्थायित्व की, ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणाएं विकसित कर ली है। हाँ भैया, जैसे वस्तु नहीं है उसे बच्चा मानता है कि वहां है वस्तु और उसे खोजने का प्रयास कर लेता है। मतलब यहाँ कथन भी सही है और यहाँ कथन भी सही है, कारण भी सही है। इस कारण ये क्या होगा, दोनों सही होगा और आर एक ही सही व्याख्या करता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है कथन में देखते हैं, संवेदी गामक बुद्धि चिंतनशील होने के बजाय मौलिक रूप से व्यवहारिक होते हैं। यहाँ बच्चा कोई चिंतन नहीं करते, केवल मौलिक व्यवहार करते हैं। फिर कारण में क्या दिया गया है, इस अवधि के दौरान बुद्धि प्रतीकात्मक विचारों के बजाय क्रियाओं और धारणाओं के माध्यम से प्रकट होती है। मतलब यहाँ बच्चा कोई भी सिंबल नहीं बनाता है, जैसा वह क्रिया करता है वैसा वह सीखता है। मतलब और यह क्रिया होती है संज्ञानात्मक, यह क्रिया होती है संवेदी गामक अवस्था में। मतलब यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं, मतलब सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ ए और दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में है, एक बच्चा अपनी मां को लिपस्टिक लगाते हुए देखता है और बाद में अकेले होने पर वही क्रिया करता है। यह किसका अवधारणा है? बच्चा जैसे दिखता है वैसी करना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ कॉपी करना शुरू कर देता है, नकल करना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ अनुकरण करना शुरू कर देता है। बच्चा दूसरों का नकल करता है। अब बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह पियाजे की दूसरी अवस्था है जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा का जो आयु होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष का होता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया का मतलब होता है मानसिक क्रियाएं, मतलब दिमाग में होने वाले जोड़ तोड़। इसका मतलब होता है दिमाग में होने वाले जोड़ तोड़। मतलब बच्चा यहाँ चीजों को
जोड़ तोड़ नहीं कर सकता, इसी कारण कहा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब जोड़ तोड़ करने की अवस्था के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। बात करते हैं इनकी विशेषताओं की, तो इनकी पहली विशेषताएं यह है कि बच्चा भाषा का उपयोग करना शुरू कर देता है। भाषा का उपयोग करना शुरू कर देता है, मतलब बच्चे छोटे छोटे शब्दों को दोहराना या बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे मम्मा पापा। प्रतीकों का समझना शुरू कर देते हैं। बच्चा यहाँ प्रतीकों को समझना शुरू कर देता है, मतलब किसी वस्तु के बारे में सिंबल बना लेता है, प्रतीक बना लेता है, मानसिक छवि बना लेता है। और बच्चा यहाँ किसी प्रकार का लॉजिकल थिंकिंग या तर्क नहीं करता। बात करते हैं पहले लक्षण की। पहले लक्षण है आत्म केंद्रित या इगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब होता है बच्चा यहाँ सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा बाकी लोग भी सोचते हैं। मतलब बच्चा का जैसा दृष्टिकोण होता है वैसे भी जैसा बच्चे का दृष्टिकोण होता है वैसे दूसरे का भी दृष्टिकोण होता है, दूसरे का नजरिया होता है। इस प्रकार की धारणा बच्चे करते हैं। बच्चा केवल अपने ही दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है और वह समझने में असमर्थ होता है कि दूसरे लोगों की स्थिति को अलग करने से देख या महसूस कर सकते हैं। कि बच्चा यहाँ इसका मतलब है कि बच्चा यहाँ दूसरे की परिस्थिति को नहीं समझता, दूसरे की स्थिति को नहीं समझता, केवल अपने अनुसार देखता है। इसीलिए कहा गया है आत्म केंद्रित, मतलब बच्चा स्वयं पर केंद्रित है। उदाहरण की बात करें, यदि बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसे लगता है कि कोई भी उसे नहीं देख पा रहा है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इस अवस्था में होता है। फिर बात करते हैं दूसरे लक्षण की। दूसरे लक्षण है जीवाद या एनिमिज्म। इसका मतलब होता है बच्चा निर्जीव वस्तुओं में जैसा खिलौने, गुड़िया, पंखा, बादल को सजीव समझते हैं, बच्चा यहाँ निर्जीव वस्तु में भी सजीव यानी कि भावनात्मक रूप से सोचते हैं निर्जीव वस्तुओं के बारे में। उदाहरण की बात करें, यदि बच्चा फर्श पर गिरकर रोने लगता है और माँ फर्श को थप्पड़ मार देती है तो बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि फर्श को भी सजा मिल गई। आप वास्तविक जीवन में देखे होंगे, जब बच्चा फर्श में गिर जाता है तो उनकी माँ बच्चे को चुप कराने के लिए फर्श को मारती है और बच्चा चुप हो जाता है, जिसे कहा जाता है एनिमिज्म या जीवाद। फिर बात करते हैं अगले लक्षण की। अगले लक्षण है अपलटावी, मतलब अनुत्क्रमणीयता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इरिवर्सिबिलिटी। यहाँ बच्चा केवल एक ही दिशा में सोचता है, वह अपने विचार में उलटफेर नहीं कर सकता। जैसा बच्चा किसी विचार प्रक्रिया या गणितीय क्रियाओं को उल्टा रिवर्स करके नहीं सोचता, इसी कारण इसे कहा गया है इरिवर्सिबिलिटी, मतलब अपलटावी का गुण। जैसे बच्चे को बताया जाता है 2 और 3 5 होता है तो बच्चा यहाँ समझ जाता है 5 तो होता है, लेकिन यदि बच्चे को पूछा जाए यदि 5 में 3 घटा दिया जाए तो क्या होगा, बच्चा यहाँ बताने में असमर्थ होता है, बच्चा नहीं बता पाता है। इसका मतलब है बच्चा केवल एक ही दिशा में सोचता है। अब बात करते हैं चौथे लक्षण की। चौथे लक्षण है संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव का मतलब है बच्चा यहाँ किसी वस्तु के बाहरी रूप, रंग और आकार को बस देखता है, उनके बारे में विचार करता है, उनके मात्राओं का विचार नहीं करता। जैसा बच्चा यदि बच्चे को समान गिलास में बराबर मात्रा में दूध दे तो बच्चा कहेगा कि दोनों में बराबर दूध है, लेकिन यदि बच्चे को पूछा जाए कि अगर उनमें से एक गिलास का दूध किसी लंबे और पतले गिलास में डाल दे तो बच्चा कहेगा कि लंबे गिलास में दूध ज़्यादा है और चौड़े और छोटे हैं उसमें दूध कम है। मतलब बच्चा यहाँ केवल उनके बाहरी आकार पर ध्यान दे रहा है, मात्रा का भी ज्ञात नहीं हुआ है, जिसे कहा जाता है संरक्षण का अभाव। फिर बात करते हैं अगले लक्षण की। अगले लक्षण है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। इसमें बच्चा केवल संख्याओं पर ध्यान देते हैं, आकार पर नहीं।
इसे कहा जाता है केंद्रीकरण। यहाँ दो भाई है, दोनों को एक एक बिस्कुट दिया जाता है। छोटा बच्चा सोचता है मुझे कम बिस्कुट, छोटा बच्चा सोचता है मुझे छोटा मिला है और रोने लगता है, तो उनकी मम्मी तोड़कर दो टुकड़े में दे देती है। तो बच्चा यहाँ खुश हो जाता है कि मुझे 2 बिस्कुट मिल गया है। मतलब यहाँ बच्चा केवल संख्या पर ध्यान दे रहा है, मात्राओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर बात करते हैं अगले लक्षण की। अगले लक्षण है प्रतीकात्मक सोच, जिसे कहा जाता है सिंबॉलिक थॉट। इसी कारण इस स्टेज को सिंबॉलिक स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ उदाहरण में आप समझ सकते हैं, डॉक्टर के खेल में बच्चे पेन को इंजेक्शन समझती है और बच्चा कहती है चुप हो जाओ बेटा, डॉक्टर अंकल इंजेक्शन लगा रहे हैं, अभी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के जो थॉट होते हैं बच्चे के में आता है। मतलब यहाँ वस्तु को दूसरे वस्तु के चित्र, मानसिक छवि बना लेता है, जिसे कहा जाता है प्रतीकात्मक सोच। फिर बात करते हैं आगे। उससे पहले देख लेते हैं अभी जो पढ़े थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उनके प्रश्नों के बारे में। एक बच्चा जब छिप कर खेल रहा होता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि चूंकि वह किसी को नहीं देख पा रहा, इसलिए कोई उसे भी नहीं देख सकता। यह उदाहरण पियाजे के किस कॉन्सेप्ट को दर्शाता है? मतलब बच्चा यहाँ अपने दृष्टिकोण से दूसरों को देखता है। तो हम बात किए थे दृष्टिकोण अपने अनुसार सोचना, मतलब आत्म केंद्रित व्यवहार कर रहा है। यहाँ आंसर होगा सी। फिर बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न है 6 साल की तान्या के सामने एक ही आकार की मिट्टी की 2 गेंद रखी जाती है। शिक्षक एक गेंद को रोल करके लंबा बेलनाकार बना देता है। तान्या कहती है कि लंबी वाली में ज्यादा मिट्टी है। तान्या की सोच में किस चीज की कमी है? मतलब बच्चा यहाँ केवल बाहरी रूप को, बाहरी आकार को देखता है, उन्हें भी मात्राओं का ज्ञान नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर बच्चे को संरक्षण की कमी है, बच्चे में संरक्षण की कमी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ दिया है कथन और कारण। कथन दिया गया है 4 वर्ष की रिया अपनी टूट चुकी साइकिल को देखकर रोती है और कहती है कि मेरी साइकिल को बहुत दर्द हो रहा है। कारण दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चों की सोच जीववाद, एनिमिज्म से प्रभावित होती है, जहां वे निर्जीव वस्तु में भी जीवन और भावनाएं देखती है। यहां बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव मानता है और यही कथन में कहा गया है कि मेरी साइकिल को बहुत दर्द हो रहा है। मतलब यहाँ निर्जीव वस्तु को सजीव मान रहा है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो यहाँ होगा ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। फिर बात करते हैं अगली स्टेज है पियाजे की तीसरी स्टेज, जिसे कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक उन्हीं चीजों के बारे में समझ बना पाता है जो उनके सामने है, भौतिक अवस्था में है, मतलब कंक्रीट स्टेज में है। कंक्रीट स्टेज का मतलब है बच्चा केवल ठोस वस्तु के बारे में विचार बना पाता है, यहां अमूर्त चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं बना पाता। इस अवस्था की बात करें तो 7 वर्ष से 11 वर्ष में होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, लेकिन पूरी तरह तार्किक नहीं होता है, केवल शुरू किए रहते हैं। और मूर्त का मतलब होता है बच्चा केवल उन्हीं चीजों में तर्क कर पाता है जो वह देखता है, छू सकता है, जो उनके सामने मौजूद है। यहाँ बच्चा काल्पनिक विचार नहीं कर पाता, कोई भी कल्पना नहीं कर पाता है। और इस अवस्था की पहले लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण है संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन। इसका मतलब है बच्चा अब समझ जाता है कि केवल आकार को बदलने पर, मतलब बच्चा यहां समझ जाता है कि यदि आकार को बदल दे
तो मात्रा नहीं बदलता, मात्रा भी समान रहता है, केवल बाहरी जो आकार है वह बदला है। इस प्रकार की धारणा बच्चा बना लेता है। जैसे बात करते हैं यस, किसी वस्तु का बाहरी रूप या आकार बदलने पर भी उनकी कुल मात्रा या वजन या संख्या में बदलाव नहीं हुआ है। जैसा उदाहरण में दिया गया है, 2 बराबर मात्रा वाले पानी के गिलास, एक गिलास का पानी लंबे और पतले बर्तन में डाल दिया जाए तो बच्चा समझ बना लेता है कि दोनों बर्तनों में पानी की मात्राएं बराबर है। मतलब बच्चा यहाँ ऊंचाई और गहराई दोनों के बारे में समझ बना लेता है, जिसे कहा जाता है संरक्षण का नियम। अब बात करते हैं उत्क्रमणिता यानी कि रिवर्सिबिलिटी। इसे पलटावी गुण भी कहा जाता है। अब बच्चा किसी चीज को उल्टा सोचने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। जैसे कि बच्चे को बताया जाता है कि मिट्टी से खिलौने बनाते हैं, तो बच्चा अब जान जाता है कि खिलौने को पुनः मिट्टी में बदला जा सकता है। और यदि बच्चे को पूछा जाए कि यदि 5 में 3 घटा दिया जाए तो क्या होगा, 2 होगा। इस प्रकार बच्चा रिवर्स मतलब उल्टा सोचना शुरू कर देता है। इसमें यह समझने की क्षमता की कि कोई भी मानसिक या शारीरिक प्रक्रिया उल्टी भी की जा सकती है, यानी कि किसी चीज को उसके पुराने रूप में वापस लाया जा सकता है। अब बच्चा पलट करके सोचना शुरू कर देता है, किसी भी परिस्थिति के बारे में दोनों तरह द्विदिशात्मक तरीके से सोचना शुरू कर देता है। इसी के लिए कहा गया है कि रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की। तीसरे लक्षण है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। यहाँ बच्चा वस्तुओं को उनके गुण, आकार और रंग के आधार पर बांट सकता है, वर्गीकृत कर सकता है। जैसा बच्चे को यहाँ बटन और सिक्का दिया जाता है तो बच्चा आसानी से दोनों में विभाजित कर लेता है और बच्चा समझ बना लेता है कि जंगली जानवर अलग है और पालतू जानवर अलग है। इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है बच्चा इस अवस्था में कर लेता है और उसे कहा जाता है वर्गीकरण। फिर बात करते हैं चौथे लक्षण की। चौथे लक्षण है क्रमबद्धता यानी सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के लंबाई, वजन या आकार के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे बच्चे को 5-6 पेंसिल दे तो वह उन्हें छोटी से सबसे बड़ी पेंसिल के क्रम में सजा देगा, जैसे इस प्रकार आप देख रहे हैं। और बच्चे भी यहाँ छोटे से बड़े आकार का क्रम आसानी से जमा लेता है। जो इस प्रकार की क्रम है जो बच्चा क्रमबद्धता में कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले लक्षण की। अगले लक्षण है विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंटरिंग। मतलब बच्चा अब केवल एक ही गुण या आकार या मात्रा पर ध्यान नहीं देता। अब डिसेंट्रलाइज मतलब कि विकेंद्र करके सोचते हैं। एक एक पॉइंट को, सभी गुणों को समझना शुरू कर लेते हैं। बच्चा अब समझ जाता है कि मम्मी मेरे साथ चिढ़की थी, मुझे ज्यादा नहीं दिया था, केवल संख्या बढ़ा दी थी, तोड़कर संख्या बढ़ा दी थी। इस तरह की जो समझ है बच्चा आसानी से यहाँ बना लेता है। वह समझ जाता है संख्या अलग नहीं था, केवल संख्या अलग था, मात्राएं समान थी। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा इस प्रकार की घटनाओं को समझ जाता है। फिर बात करते हैं इनके क्वेश्चन की। इनके क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था संरक्षण के विकास द्वारा चिन्हित है। मतलब बच्चा यहाँ संरक्षण कर पाते हैं। संरक्षण का मतलब है कि बच्चा यहाँ समझ जाता है कि मात्राओं का ज्ञान हो जाता है और आकार के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। इन दोनों पहलुओं के बारे में बच्चा जान लेता है, जिसे कहा जाता है। और जो यह अवस्था होती है मूर्त अवस्था में होती है।
फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक प्राथमिक विशेषताएं हैं। प्राथमिक विशेषताएं जो अभी पढ़े थे, अमूर्त नहीं पढ़े हैं। वस्तु स्थायित्व जो होता है संवेदी गामक में होता है। बात किए थे रिवर्सिबिलिटी की, और ये जो अहम केंद्रित होता है वे होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो आंसर क्या होगा? सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कथन और कारण। जो कथन में दिया गया है, 8 वर्ष का एक बच्चा यह समझने में सक्षम है कि मिट्टी के एक गोले को दबाकर चपटा करने पर भी उनमें मिट्टी की मात्रा उतनी ही रहती है, भले ही उनका आकार बदल गया हो। कारण में दिया गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे पलटावी गुण या रिवर्सिबिलिटी और संरक्षण के सिद्धांत को समझ लेता है। सही बात है, यहाँ बच्चा मात्राओं और आकार के बारे में जान लेता है, और यह जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यहाँ जो आर है कथन का, कारण जो है कथन का सही स्पष्ट कर रहा है, यहाँ तो सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, कथन में है जिन प्याजे के अनुसार 9 वर्ष का एक बच्चा इस प्रकार के तार्किक निष्कर्ष को आसानी से समझ लेता है कि यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा होगा सी से, भले ही यह समस्या उनके सामने केवल मौखिक रूप से बिना किसी ठोस वस्तु के प्रस्तुत की जाए। कारण में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे केवल उन्हीं समस्याओं पर तार्किक चिंतन कर सकते हैं जो उनके सामने भौतिक या मूर्त रूप में मौजूद होती है। कारण तो सही है, क्योंकि बच्चा यहाँ उसी चीज के बारे में थिंकिंग कर सकता है जो भौतिक अवस्था में है, जो ठोस अवस्था है। और यहाँ बोल रहा है बिना किसी ठोस वस्तु के, मतलब बच्चा बिना किसी ठोस वस्तु के थिंकिंग नहीं कर पाता। तो यहाँ कथन जो है गलत है, केवल कारण सही है, मतलब ए गलत है, सी इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं अगली अवस्था। यह है पियाजे की चौथी अवस्था, जिसे जाना जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यहाँ बच्चा बिना किसी ठोस वस्तु के भी चिंतन करने लग जाता है, मतलब अमूर्त चीजों पे भी चिंतन करने लग जाता है। जैसे कि अब बात करते हैं अगली अवस्था की। अगली अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे जाना जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, इस कारण इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें जो बच्चे का आयु होता है 11-12 वर्ष से वयस्क होने तक होता है। इसमें जो बालक है अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। यहाँ जो चीजें सामने नहीं हैं उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जो जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई ठोस अवस्था नहीं है, भौतिक अवस्था नहीं है। जैसे देशभक्ति एक भावना है, ठोस अवस्था नहीं है इनका। ईमानदारी, न्याय, इस प्रकार की जो अमूर्त चिंतन है बच्चा करना शुरू कर देते हैं, जो बालक है करना शुरू कर देते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे लक्षण की। दूसरे लक्षण है परिकल्पनात्मक तर्क। यहाँ बच्चा परिकल्पना करना शुरू कर देता है और उनके अनुसार से तर्क करना शुरू कर देता है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, अचानक घर की लाइट चली जाती है तो जो बालक होता है वह सोचता है, तर्क करता है, क्या सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है, क्या इन्वर्टर डाउन है, कि फ्यूज उड़ गया है। इस प्रकार की जो कल्पना है बच्चा या बालक करने लगता है, सोचने लगता है और उनके समस्याओं के बारे में हल करना शुरू कर देते हैं, जिसे कहा जाता है परिकल्पना या तर्क करना। आगे बात करते हैं
अगले लक्षण है वैज्ञानिक चिंतन, साइंटिफिक थिंकिंग। यहाँ बालक जो है वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू कर देते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक विधि से करना, जैसे कि हाइपोथेसिस बनाना और उनका परिकल्पना करना और निष्कर्ष निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ बच्चा लैपटॉप चला रहा होता है और अचानक लैपटॉप बंद हो जाता है तो बच्चा सोचता है क्या इंटरनेट चली गई है, क्या ऐप क्रैश हुई है, या रैम फुल हो गया है। इस प्रकार के समस्याओं का जांचता है और बच्चा समस्याओं को हल करता है। और इस प्रकार की जो थिंकिंग है, वैज्ञानिक थिंकिंग बच्चा करने लगता है, जिसे कहा जाता है वैज्ञानिक चिंतन। और वैज्ञानिक जो विधि होता है इन चरणों से गुजरता है। जो पहला चरण है समस्या की पहचान। पहले बच्चा समस्या जानता है, फिर उसके बारे में परिकल्पना बनाता है, हाइपोथेसिस बनाना, विचार बनाता है, फिर टेस्ट करके देखता है, बच्चा जांच करके देखता है, परीक्षण करता है, फिर निष्कर्ष बनाता है, कंक्लूजन पर पहुंच जाता है और उनके समस्याओं को लागू करना शुरू कर देता है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं एक वैज्ञानिक चिंतन में आता है। फिर बात करते हैं चौथे लक्षण की। चौथे लक्षण है निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। इससे पहले मैं बता दूं एक शब्द होता है इंडक्टिव। इसे कहा जाता है आगमनात्मक तर्क। इसमें बच्चे जो होता है आगमनात्मक तर्क में पहले बच्चे उदाहरण प्राप्त करता है और उदाहरण से निष्कर्ष तक पहुंचता है। मतलब उदाहरण से नियम और सिद्धांत तक पहुंचता है। लेकिन जो निगमनात्मक तर्क होता है, डिडक्टिव रीजनिंग होता है, इसमें बच्चा सामान्य नियमों या सिद्धांतों से निष्कर्ष, इंडक्टिव के जस्ट उल्टा कार्य करता है, निगमनात्मक तर्क करता है। पहले बच्चे को नियम बता दिया जाता है, जैसे यहाँ न्यूटन का नियम बता दिया जाता है और उसे एक क्वेश्चन दिया जाता है उन पर, तो बच्चा यहाँ आसानी से उन सिद्धांतों को लागू करके प्रश्नों को हल कर लेता है। और जो निगमनात्मक तर्क होता है निम्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। जैसे पहला देखते हैं समस्या सिद्धांतों या नियमों को समझना। पहला बच्चा सिद्धांत को समझता है, फिर उनको लागू करता है, फिर तर्क करता है, फिर निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। फिर बात करते हैं अगले लक्षण की, समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ बालक अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेता है। जैसे जटिल और उलझी हुई समस्याओं का व्यवस्थित और तार्किक समाधान खोजता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बालक को स्कूल प्रोजेक्ट दिया गया है और यहाँ स्कूल प्रोजेक्ट में बच्चा एनालाइज करता है, प्लान करता है और उनका सॉल्यूशन ढूंढता है और उनके बारे में समीक्षा करता है, रिव्यू जांचता है और समस्याओं का पता लगा लेता है। इस प्रकार बच्चा तार्किक रूप से अपने समस्याओं का समाधान कर लेता है। सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ता है और जटिल परिस्थितियों में भी सफल समाधान संभव बना पाता है। फिर आगे बात करते हैं छठवें लक्षण की, भविष्य की योजना बनाना। इस लक्षण में बच्चा अपने भविष्य के बारे में सोचता है, अपने भविष्य के बारे में प्लानिंग करता है। यहाँ बालक 10वीं में अच्छा प्रदर्शन, अच्छी स्ट्रीम से चुनना, डॉक्टर बनना, समाज सेवा करना, इस प्रकार के जो थॉट बनाते हैं, विचार बनाते हैं, मतलब भविष्य की योजना बनाते हैं। यहाँ 14-15 साल का जो किशोर है खेल कूद के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सोचने लगता है कि मुझे 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, आर्टिस्ट बनना है। इस प्रकार की जो थॉट आते हैं बच्चे के में आते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। फिर बात करते हैं मेटाकॉग्निशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अधिसंज्ञान। इस विशेषता में, इस लक्षण में बच्चा स्वयं के सोचने के बारे में सोचता है, मतलब सोचने के तरीके के बारे में सोचता है। जैसे सोचने के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह किसी चीज को कैसे सीखता है या उनकी सोचने की प्रक्रिया क्या है।
जैसे यहाँ बालक सोचता है सुबह मैं जल्दी समझ पाता हूँ, और सोचता है सुबह जल्दी पढ़ाई करना चाहिए, छोटे नोट्स बनाना चाहिए, डायग्राम या माइंड मैप से जल्दी सीखता हूँ, या खुद समझ के सीखता हूँ, या रिवीजन करके सीखता हूँ। इस प्रकार के जो विचार करता है बच्चा, स्वयं के सीखने के बारे में विचार करता है, जिसे कहा जाता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन कैसे काम करता है यहाँ देखते हैं। पहले चरण में अपनी सोच को पहचानते हैं बच्चा, अपने सीखने की रणनीति को समझता है, अपनी रणनीति में सुधार करता है, फिर सीखने की प्रभावशीलता बढ़ाता है और बेहतर सीखता जाता है। फिर बात करते हैं 8वें लक्षण की, 8वीं विशेषता की, बहुआयामी दृष्टिकोण, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अब बच्चा स्वयं की दृष्टि से सभी लोग को नहीं देखता, दूसरे की भावनाओं को जानना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है। यहाँ किसी एक समस्या या विषय को केवल अपने नजरिए से नहीं बल्कि दूसरों के अलग अलग दृष्टिकोण से समझना शुरू कर देते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू कर देते हैं और उनका विश्लेषण करने की क्षमता आ जाता है। दोस्तों के बीच किसी विवाद या बहस में यह समझ पाता है कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। यह मानना है कि एक ही बात के दो अलग अलग सभी सही पहलू हो सकते हैं। मतलब यहाँ बच्चा सभी पहलू पर ध्यान देते हैं, जिसे कहा जाता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव। फिर जो हम पढ़े हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उनके प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में किशोर परिकल्पना निगमनात्मक तर्क विकसित करते हैं। पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। बताइए बच्चा इस अवस्था में कौन सी अवस्था में इस प्रकार की थिंकिंग करते हैं। हम पढ़े हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेट में बच्चा परिकल्पना करना और तर्क करना सीख जाता है। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, पियाजे के अनुसार सोचने के बारे में सोचना या अपने ही चिंतन प्रक्रिया पर विचार करना क्या कहलाता है। खुद के तरीके के बारे में सोचना, खुद के सोचने के तरीके के बारे में सोचना मतलब होता है मेटाकॉग्निशन। आंसर होगा बी। फिर बात करते हैं प्रश्न तीसरे की, यदि बच्चे को एक ऐसी स्थिति दी जाए जो वास्तविक जीवन में संभव नहीं है, जैसे यदि हवा भारी हो जाए तो क्या होगा, और वे उस पर तार्किक रूप से विचार करते हैं, यह क्षमता किस अवस्था को दर्शाता है। अब बच्चे जो अमूर्त चीज है उनके बारे में सोचना, जो अमूर्त है उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, इसलिए कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर सी होगा। फिर बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त अवधारणाएं जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचना सक्षम हो जाता है। तो बताइए पियाजे की कौन सी जो अवस्था होती है जिसमें बच्चा न्याय, स्वतंत्रता और नैतिकता जैसे शब्दों को समझ जाता है। तो वह है फॉर्मल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।